अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अमजद। मटेरियल टेस्टिंग एंड हीट ट्रीटमेंट मैक 362 के लेक्चर नंबर 5 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम पढ़ेंगे रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट के बारे में। रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट क्या होता है, किस तरह किया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट का तरीक़ेकार, उसका इंट्रोडक्शन। मैंने आपको बताया था कि 3 किस्म के टेस्ट जो हैं आपके सिलेबस में हैं, जो हार्डनेस को जांचने के लिए किए जाते हैं। पहला ब्राइनल, दूसरा रॉकवेल और तीसरा विकर टेस्ट। आज हम दूसरे टेस्ट यानी रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट के बारे में पढ़ने लगे हैं। ये टेस्ट 1922 में रॉकवेल नामी इंजीनियर ने मुतारफ़ करवाया था। रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट के लिए एक छोटा सा स्टील का बॉल इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ डायमंड कोन अडेंटर इसमें बतौर अडेंटर यूज़ होता है। डायमंड कोन सख्त मटेरियल की सख्ती जांचने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इस अंदाज़े से ब्राइनल से मुख्तलिफ होती है कि इसके अडेंटर और वज़न दोनों छोटे यानी कम होते हैं, और रॉकवेल हार्डनेस नंबर टेस्ट करने पर बराह रास्त पढ़ा जाता है। यानी ब्राइनल जो है उसमें आपको फार्मूला लगाना पड़ता है, और इसमें कोई फार्मूला जो है किसी किस्म की कैलकुलेशन जो है वो नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट डायल से ही नताइज हासिल हो जाते हैं। इसका इस्तेमाल खुसूसन इस तरह मुख्तलिफ और ज़रूरी भी है कि ये उन मटीरियल की सख्ती जान सकता है जिनकी सख्ती ब्राइनल से मुमकिन नहीं है। ये अमूमन 2 स्केलों बी स्केल और सी स्केल में रीडिंग देती है, यानी इसका जो डायल है उस पर 2 स्केल्स होती हैं। सी स्केल डायमंड कोन सख्त दांतों के लिए और बी स्केल बॉल एडेंटर नरम दांतों के लिए इस्तेमाल होती है। बॉल एडेंटर जो है उसका साइज़ आमतौर पे 1.5 मिलीमीटर होता है, जबकि कोन एडेंटर जो है वो डायमंड की यानी हीरे की बनी होती है और उसकी नोक होती है। अगर हम इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसकी कंस्ट्रक्शन तो तकरीबन सेम ही है जिस तरह की ब्राइनल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन की है। सबसे नीचे बेस होती है, उसके ऊपर एलिवेटिंग स्क्रू होता है, हैंडल होता है, उसके ऊपर एनवल होता है। हैंडल से एलिवेटिंग स्क्रू को घुमा के इसका जो एनवल या स्टेज है उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। स्टेज के ऊपर वर्क पीस रखा होता है, उसके ऊपर प्लंजर होता है, प्लंजर के नीचे आप अडेंटर फिट करते हैं। मशीन के सामने डायल होता है, लोड को अप्लाई करने के लिए लीवर होते हैं, लोड एडजस्ट करने के लिए भी एक हैंड लीवर होता है, उसकी मदद से आप वेट एडजस्ट करते हैं। और अगर डिजिटल है तो इसके सामने पैनल होगा, टाइम को एडजस्ट करने के लिए भी छोटा सा पैनल होता है आमतौर पे। तो इसकी कंस्ट्रक्शन तकरीबन सेम है लेकिन वर्किंग थोड़ी मुख्तलिफ है। बेस के मशीन के बेस में अमूदी तौर पर एलिवेटिंग स्क्रू लगा होता है, जिसे हैंडल की मदद से ऊपर नीचे किया जा सकता है। स्क्रू के ऊपर वर्कपीस होल्ड करने के लिए एनवल लगी है। बेस के साथ अमूदी कॉलम के ऊपर मशीन का मुकम्मल वज़न होता है, और इसी पैनल के अंदर लीवर, गरारियाँ और रैक वगैरह होते हैं। ये जो कोन है ये डायमंड की बनी होती है जो बतौर एडेंटर यूज़ होती है, और इसका ज़ाविया 120 डिग्री होता है। इसे ब्रेल भी कहते हैं। इसका पॉइंट 0.20 मिलीमीटर रेडियस का होता है, और ये अमूदन स्पिंडल में लगाई जाती है। इसके लिए जब हम मशीन को ऑपरेट करते हैं तो सबसे पहले मशीन पे इनिशियल लोड अप्लाई किया जाता है। इसके लिए हम एलिवेटिंग स्क्रू को घुमाते हैं। इसके डायल में 2 सुइयाँ होती हैं, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी सुई को कहते हैं बड़ा पॉइंटर, और छोटी सुई जो है वो छोटा पॉइंटर है।
छोटे पॉइंटर के 3 चक्कर लगाने बड़े पॉइंटर के 3 चक्कर लगाने पर छोटे पॉइंटर का 1 चक्कर कंप्लीट होता है। या कह लें कि बड़े पॉइंटर के 3 चक्कर लगाने पर छोटी सुई जो है वो ब्लैक स्पॉट से रेड स्पॉट तक मूव करती है। ये मुख्तलिफ मशीनों की कंस्ट्रक्शन मुख्तलिफ होती है इसलिए इसके पॉइंटर की नोयत भी थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है। आम तौर पे और जो जदीद हार्नेस टेस्टिंग मशीनें हैं उनमें जो बड़ा पॉइंटर है उसके 3 चक्कर लगाने से छोटे पॉइंटर की सुई जो है वो एक ब्लैक स्पॉट से रेड स्पॉट तक हरकत करती है। जब मशीन ब्लैक स्पॉट से वो पॉइंटर रेड स्पॉट तक पहुंच जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि इनिशियल लोड जो है 10 किलोग्राम होता है वो इस पे अप्लाई हो गया है। इसके बाद मटेरियल की नोयत के मुताबिक मेजर लोड का इंतखाब किया जाता है। कम सलाहियत रखने वाले नरम मटेरियल्स के लिए कम लोड अप्लाई किया जाता है और सख्त मटेरियल के लिए ज़्यादा लोड अप्लाई किया जाता है। इसी तरह वक्त का दौरानिया जो है वो भी मटेरियल की नोयत के मुताबिक मुख्तलिफ होता है। इसमें जो स्केल्स इस्तेमाल होती हैं वो भी 2 कलर्स में होती हैं। बी स्केल जो होती है वो रेड कलर की और सी स्केल जो होती है वो ब्लैक कलर की होती है। बी स्केल नरम दांतों के लिए इस्तेमाल होती है, सी स्केल सख्त दांतों के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह बी स्केल जो होती है वो गैर दांतों के लिए भी इस्तेमाल होती है जिनमें लकड़ी है, प्लास्टिक है, फाइबर वगैरह। और जो नरम दांतें हैं जैसे सिल्वर है, चांदी है, एल्युमिनियम है, उनके लिए बी स्केल इस्तेमाल होता है। माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, फोर्ज स्टील, इन सब के लिए जो है वो सी स्केल इस्तेमाल होता है। टेस्ट के तरीके की अगर बात करें तो सबसे पहले वर्कपीस को मुनासिब साइज़ में इंच बाई इंच कम से कम काटा जाता है। उसकी मोटाई कम से कम 10 मिलीमीटर रखी जाती है। उसको काटने के बाद उसको ग्राइंड किया जाता है। पहले रफ ग्राइंडिंग की जाती है, फिर फाइन ग्राइंडिंग की जाती है, फिर पॉलिश किया जाता है। उसके बाद उसकी बफिंग की जाती है। बफिंग करने के बाद मलमल के कपड़े के साथ उसकी सतह को साफ शफाफ किया जाता है। शीशे की तरह आमतौर पे स्क्रैचलेस जो सरफेस है वो तैयार किया जाता है। इसके बाद उसको एनवल पे रखा जाता है। टाइम एडजस्ट किया जाता है। 5 सेकंड से लेके 15 सेकंड तक लोड अप्लाई किया जाता है। लोड जो है उसको एडजस्ट किया जाता है। यह आम तौर पे हम 60 kg 100 kg यहाँ तक लोड जो है वो उसका इंतखाब करते हैं। इंतखाब करने के बाद वर्क पीस को रखा जाता है एनवल के ऊपर, अडेंटर की सतह के साथ टच किया जाता है। इसके बाद बड़ी सुई के 3 चक्कर लगाए जाते हैं। छोटी सुई जो होती है वो ब्लैक स्पॉट से रेड स्पॉट तक पहुंच जाती है। अगर आपका मटेरियल माइल्ड स्टील है तो आमतौर पे 600 से 900 किलो न्यूटन जो है वो लोड का इंतखाब किया जाता है। वक्त का दौरानिया 5 सेकंड रखा जाता है। इसको इनिशियल लोड अप्लाई करने के बाद यानी बड़ी सुई के 3 मुकम्मल चक्कर लगाने के बाद जो उसका डायल होता है उसको 0 पे सेट किया जाता है और फिर मेजर लोड अप्लाई कर दिया जाता है। मेजर लोड अप्लाई करने के बाद 5, 10 या 15 सेकंड जो भी टाइम आपने एडजस्ट किया होता है उसके बाद उसकी जो डायल के ऊपर बड़ी सुई है वो उल्टे सम्मत में चक्कर लगाती है। वो जहाँ पे जाके रुकती है वही आपकी जो हार्डनेस नंबर को ज़ाहिर करती है, वो आपका हार्डनेस नंबर होता है। इसको आम तौर पे और एच बी और आगे कोई डिजिट यानी RH65, RH6, RH65, RH68, RHB 100, RHB 77 की सूरत में लिखा जाता है। R फॉर रॉकवेल है, H फॉर हार्डनेस है, C जो है C स्केल को ज़ाहिर करता है, B जो है वो B स्केल को ज़ाहिर करता है। पहले जो इसके लिए
बॉल एडेंटर यूज़ किया जाता था, उसका कुतर अगर इंचों में कहें तो 1/16 इंच होता था। अब जो इस्तेमाल किया जाता है वो मीट्रिक सिस्टम में यूज़ होता है और उसका साइज़ आमतौर पे 1.5 मिलीमीटर तक होता है। ये टेस्ट ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट की निस्बत काफ़ी आसान भी है और सादा भी है। डायरेक्ट रीडिंग इस्तेमाल होती है, किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं करनी पड़ती। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है इसका भी बिल्कुल उसी तरह आता है जिस तरह ब्रेनल टेस्ट का आता है कि रॉकवेल टेस्ट क्या है, इसकी तारीफ़ करें और इसकी कंस्ट्रक्शन बयान करें मशीन की, और साथ में ये कहा जाता है इसका तरीक़ेकार लिखें। इसमें भी आपने वही करना होता है कि पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है कि ये टेस्ट रॉकवेल नामी इंजीनियर ने 1922 में मुतारफ़ करवाया। इसके बाद मशीन की कंस्ट्रक्शन बताएंगे, एक सादा सी डायग्राम बनाएंगे, इसके पार्ट्स की वजाहत करेंगे, लिखेंगे जस्ट पार्ट के नाम, सबसे नीचे बेस, साथ में कॉलम और सामने एक डायल, एलिवेटिंग स्क्रू, हैंडल, एनवल, अडेंटर, प्लंजर, इन सब को ज़ाहिर करेंगे। इसके बाद इसका तरीक़ेकार लिखेंगे कि सबसे पहले वर्कपीस को तैयार किया जाता है, उसकी सतह साफ शफाफ बनाई जाती है, फिर एनवल पर रखा जाता है, मटेरियल की नौइयत के मुताबिक टाइम और लोड को एडजस्ट किया जाता है, फिर उस पर सबसे पहले माइनर लोड अप्लाई किया जाता है जो 10 किलोग्राम तक हो सकता है। इसके बाद मेजर लोड अप्लाई किया जाता है जो मटेरियल की नौइयत के मुताबिक एडजस्ट किया जाता है। जब आप फिर मेजर लोड हटा लेते हैं मुकर्रर वक़्त के बाद, तो जहाँ पे आके बड़ी सुई रुकती है वही इसका हार्डनेस नंबर होता है। इसको HRC या HRB के साथ ज़ाहिर किया जाता है। इस तरह ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। आखिर में आप 2, 3, 4 जो इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस वो लिख देते हैं। वो जनरल सी सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं, जैसे टेस्ट हमेशा अपने इंस्ट्रक्टर की निगरानी में करें, वर्कपीस को टेस्ट करने से पहले अच्छी तरह तैयार करें, लोड का इंतखाब मटेरियल की नौइयत देख कर करें, टेस्ट के दौरान किसी किस्म की शरारत ना करें और टेस्ट कंप्लीट करने के बाद तमाम सामान जो है वो लैब इंस्ट्रक्टर के हवाले कर दें या स्टोर में जमा करवा दें। थैंक यू। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जिस बात की समझ ना आए वो आप फ्रैंकली मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।